नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2023 जो कल से स्टार्ट हो रही है और 14 फरवरी तक चलेगी। तो सबसे पहले सभी एस्पिरेंट को बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों अभी हम लोग एसएससी जीडी से संबंधित प्रैक्टिस सेट के वीडियो को देख रहे थे और ये आज हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट का वीडियो है। एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा सभी वीडियो को और पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरा विश्वास है कि अधिकांश क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है। देखिए दोस्तों, इसके बाद जो कल से एनालिसिस होगी तो हम एनालिसिस भी करवाएंगे। तो अगर आपको एग्जाम देना है तो एनालिसिस को भी फॉलो कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी साइट कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे दक्षिणी साइट का नाम है आपका दायमाबाद। एक बार जो है पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी की दक्षिणी साइड जो दायमाबाद है वो किस राज्य में है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। पूर्वी साइड की बात करेंगे तो ये आपका होता है आलमगीरपुर। क्या होता है? आलमगीरपुर जो है ये आपका कहाँ पे है? यूपी के अंदर है। उत्तरी साइड की बात करेंगे तो मांडा है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। और जो सबसे पश्चिमी साइड है ये आपका सुरकोतदा है। ये सुरकोतदा कहाँ पर है? तो ये है आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। अभी बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान के निवासी जो है पाकिस्तान में आंदोलन छेड़े हुए हैं, वो भी अलग राज्य का मांग कर रहा है। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गई सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे जो चारों दिशाओं के लास्ट छोर है उसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता से और भी क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है लिपि कैसी थी, तो लिपि था आपका भाव चित्रात्मक। क्या जवाब दीजिएगा? भाव चित्रात्मक लिपि है और इसे अभी तक किसी ने नहीं पढ़ पाया है, तो अपठनीय है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो मोहनजोदारो। मोहनजोदारो एक पिक्चर भी है ऋतिक रोशन का, है ना, इससे इसी के ऊपर बना हुआ है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा साइट था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा साइट कौन सा है, तो राखीगढ़ी है, ठीक है। और अगर आपसे ये भी कोई पूछ ले कि भाई भारत में दूसरा सबसे बड़ा साइट बड़ा कौन है सिंधु घाटी का साइट, तो आपका जो है धौलावीरा होगा, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखना है। प्रथम जो है भारत में सबसे बड़ा साइट है राखीगढ़ी, दूसरा स्थान है धौलावीरा का। धौलावीरा को जो है यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया और ये भी पूछा जाता है कि धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा है आपका गुजरात में। सबसे बड़ा साइट मोहनजोदड़ो, भारत के अंदर सबसे बड़ा साइट राखीगढ़ी, दूसरा सबसे बड़ा धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी में जो बंदरगाह वाला नगर था ये कौन कौन सा था, तो एक तो था लोथल। ये लोथल कहाँ है भाई? तो लोथल है आपका गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ये भी आपसे पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। तो एक तो हो गया लोथल बंदरगाह वाला साइट। दूसरा कौन सा है? तो सुरकोतदा है। कौन सा है? सुरकोतदा। और ये अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष मिले हैं क्या, तो नहीं मिले हैं, न तो मंदिर के न तो मस्जिद के। सिंधु घाटी सभ्यता में सबको जो है किस प्रकार से जलाया दफनाया जाता था, दोनों प्रणाली प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। और कैसे इसे डिनोट करेंगे? कांस्ययुगीन सभ्यता है। क्या है? कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी के लोग जो है लोहा से अपरिचित थे। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध तथा उनसे जुड़े हुए घटनाओं के नाम के साथ सही मिलन कौन सा है। देखिए बुद्ध धर्म के संस्थापक है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। इनका जन्म होता है आपका लुम्बिनी में, है ना। मृत्यु होता है आपका कुशीनगर में, है ना। इससे संबंधित 4 बौद्ध संगति हुई थी। तो प्रथम हुई थी आपका जो है राजगीर में। कहां पर हुआ था? राजगीर में। दूसरा हुआ था आपका वैशाली में, ठीक है। तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्रा में और चौथा हुआ था आपका कश्मीर में। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो बौद्ध संगति हुआ था तो किसके काल में हुआ था, तो प्रथम हुआ था अजातशत्रु के काल में राजगीर में, दूसरा हुआ था कालाशोक के काल में वैशाली में, तीसरा हुआ था अशोक के काल में पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कनिष्क के काल में कश्मीर में। तो ये तो हो गया बौद्ध संगति, जन्म और मरण बुद्ध भगवान बुद्ध का। और तो अभी इसको मिला लेते हैं क्वेश्चन को। तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग से मिलाया गया है। देखिए महात्मा बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को त्यागे थे ना, तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया था। एकदम सही है।
इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है धर्म चक्र प्रवर्तन, इसे प्रथम उपदेश से जो है मिलाया गया है। तो जो प्रथम उपदेश दिया था ये किस भाषा में दिया था, तो ये पाली भाषा में दिया था। ये कहाँ पर दिया था, तो ये सारनाथ के अंदर दिया था। तो इस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ये भी एकदम सही है। इसके अलावा महापरिनिर्वाण, ये मृत्यु जब भगवान बुद्ध की कुशीनगर में मृत्यु हो जाती है, मल्लों के संरक्षण में भगवान बुद्ध जो है मृत्यु को प्राप्त किए थे, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। तो इस घटना को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया। आज भी जो भगवान बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं बुद्धा समुदाय के, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सभी ऑप्शन जो है सही मैच किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये प्रतिवर्ष आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व बालिका दिवस कब मनाया जाता है भाई, विश्व बालिका दिवस, तो विश्व बालिका दिवस जो है ये आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। भाई बालिका और महिला में कुछ ना कुछ तो फर्क रहा होगा। महिला किसे कहते हैं और बालिका किसे कहते हैं आप बखूबी जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को नहीं मिला देना है, गलती हो जाएगी। और न तो राष्ट्रीय बालिका दिवस से राष्ट्रीय महिला दिवस को मिला देना है। चलिए अलग अलग बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाते हैं, 13 फरवरी को। ठीक है, ये तो हो गई नेशनल स्तर पे। अब इंटरनेशनल स्तर पे देखिए, इंटरनेशनल स्तर पे जो है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय या फिर विश्व कह लीजिए, विश्व बालिका दिवस के रूप में कब मनाते हैं, तो आपका 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय वाला 24 जनवरी को, अब विश्व वाला 11 अक्टूबर को। इसी प्रकार से जो इंटरनेशनल वुमेन डे है ये आपका 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये चारों आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है 24 दिसंबर, ये आपका क्या है, 24 दिसंबर को क्या होती है भाई, तो राष्ट्रीय स्तर पे यानी देश में, अपने ही देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस, है ना, कंज्यूमर राइट डे बोल सकते हैं इसे, है ना। उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं आपको 24 दिसंबर को। अब दिसंबर आ गया है तो लगातार 3-4 और याद कर लीजिए, क्योंकि 2-3 इंपोर्टेंट इसी बार से घोषणा हुआ है, अब मनाया जाएगा। ठीक है, तो 24 दिसंबर, 25 दिसंबर को क्या हो जाएगा, सुशासन दिवस। क्या हो जाएगा, सुशासन दिवस। किसके जन्मदिन पे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे। 23 दिसंबर को क्या होती है, किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे। 26 दिसंबर को क्या होगा, वीर बाल दिवस, जो सिख धर्म से संबंधित है, और ये जो है 2022 में सेलिब्रेट किया गया है ना। तो ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए ये भी जिक्र करना उचित रहा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस होता है, 12 जनवरी को जो है युवा दिवस होता है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। देखिए ये जो यात्री वाला क्वेश्चन है ना, ये कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, रेलवे, SSC, SI, PCS, कोई भी पर एग्जाम हो। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, सबसे पहले ये किस वंश के थे, तो ये गुप्त वंश के थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे और क्या कहते हैं, तो इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य, है ना। वैसे विक्रमादित्य और भी राजा का नाम दिया गया, लेकिन ये जो ओरिजिनल विक्रमादित्य है प्रथम बार, ये इन्हीं को बोला जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है ये आपका फहियान आया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में आया था जी, हर्षवर्धन के काल में जो है आपका हेनसांग आया था। इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है दिल्ली सल्तनत के काल में आया था। इसके अलावा जो है निकालो कांटी, ये आपका देवराय प्रथम के काल में आया था, देवराय प्रथम के काल में आया था। देवराय प्रथम जो है ये आपका संगम काल से जुड़ा हुआ जो है राजा है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, तोमान किस देश की मुद्रा है। देखिए तोमान जो है ये आपका इराक की मुद्रा है। इराक की मुद्रा को जो है फारसी भाषा में तोमान कहते हैं, ऑफिशियल मुद्रा है इसके तोमान। तो यहाँ पे राइट आंसर इराक हो जाएगा। ठीक है, ईरान की मुद्रा की अगर हम बात कर लें तो ईरान में जो है आपका रियाल चलता है, रियाल। ठीक है, ईरान में जो है रियाल चलता है। संयुक्त अरब अमीरात में जो है दिरहम, इनके मुद्रा का नाम है दिरहम, तो ये याद रखना है। और भूटान की मुद्रा तो न जाने कितने करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया, इनका मुद्रा का नाम है न्यूट्रगलम, न्यूट्रगलम नाम है। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसे
भारत रत्न प्राप्त हुआ। देखिए भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1954 में होती है और सबसे पहले जो है एस राधा कृष्णन साहब को ये जो है अवार्ड दिया गया था। एस राधा कृष्णन साहब को दिया गया था। एस राधा कृष्णन वही शख्स हैं जो हमारे आजाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ इन्हीं के नाम पे जो है टीचर्स डे हम लोग 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो हो गई अतिरिक्त जानकारी। अब हम देख लेते हैं लता मंगेशकर। संगीत के क्षेत्र में इन्हें 2001 में बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई से संबंधित है आपका बिस्मिल्लाह खां, तो इनको और लता मंगेशकर को एक ही बार दिया गया आपको 2001 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेल्सन मंडेला साहब। नेल्सन मंडेला साहब को 1990 में मिलता है। इसे अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। इसे जो है नेल्सन मंडेला साहब को जो है अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, क्योंकि अश्वेत जो आंदोलन है वहां पे, जो प्रोटेस्ट आंदोलन है वहां पे नेल्सन मंडेला ने संचालित किया था और अफ्रीका में जो है अश्वेत लोगों को राइट दिलाया था। तो इनको 1990 में मिला था। भूपेन हजारिका साहब को लेटेस्ट वाला मिला है 2019 में और ये भी संगीत से जुड़े हुए जो है शख्स हैं और इनके नाम पे ही जो सबसे बड़ा ब्रिज है इंडिया में नदी के ऊपर, ढोला सादिया ब्रिज, इसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी साहब को 2015 में जो है भारत रत्न दिया गया था। तो आप खुद ही जज कर पाएंगे कि सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ था। 2001, 1990। 1990 जो है सबसे पहले हो जाता है, तो आपका नेल्सन मंडेला ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे कि जो भारत रत्न होता है उसमें पीपल की पत्ता कुछ इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा, मेरा ड्राइंग कमजोर है, इस प्रकार से होगा, है ना। तो ये जो है किस चीज के बने होते हैं, तो ये कांस्य के बने होते हैं। ठीक है, कांस्य के बने होते हैं। अब ये भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा रत्न है, तो ये मत बता दीजिएगा कि सोना से बने होते हैं, तो ये कांस्य के बने होते हैं, यानी ब्रॉन्ज के बने होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड कब पेश किया गया था। देखिए सांप्रदायिक पंचाट क्या है कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा फेंका गया एक लॉलीपॉप था। रैमजे मैकडोनाल्ड, आप इसका नाम तो सुने ही होंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है यही ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय 1930, 31, 32 में जो 3 गोलमेज सम्मेलन होती है, तो इनको जो होस्ट करने वाले थे यही थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो जो सांप्रदायिक पंचाट जो कम्युनल अवार्ड है, इसमें क्या कहा गया, आपको मालूम है कि 1909 जो मॉर्ले मिंटो सुधार इंडिया में आया था, इसी में जो है आपका सांप्रदायिक चुनाव अलग अलग, मतलब जो द्वैध शासन, मतलब द्वैध चुनाव की जो है बात कही गई थी कि हिंदू अलग चुनाव करेगा, मुस्लिम अलग चुनाव करेगा। तो इन्होंने देखा, तो इस पंचाट में एक और निर्णय लिया, अरे भारत में तो बहुत विविधता है, यहाँ पे तो अनेक धर्म के लोग रहते हैं, तो क्यों नहीं हम ऊंची जाति और नीची जाति को भी अलग अलग चुनाव करवाएं और इस प्रकार से बांटो और रूल करेंगे, है ना। तो इस प्रकार का जो है एक पंचाट लाया। इसके लिए गांधी जी जो है सहमत नहीं हुए और गांधी जी जो है पूना में जो है अपना भीमराव अंबेडकर साहब से मिले और एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। जानते होंगे आप, पूना पैक्ट जो है इसी चीज के विरोध, इसी पर विचार विमर्श करने हेतु जो अंबेडकर साहब और आपका जो है गांधी साहब के बीच में एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है ना। ये आपका 1932 में होता है। तो इसी बात पे जो है विचार विमर्श के लिए होता है। तो कम्युनल अवार्ड जो है ये आपको 16 अगस्त 1932 को जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा पेश किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि भाई जो है जाति आधारित जनगणना भी इंडिया में हो। पहले तो हिंदू मुस्लिम आधारित होता ही था, अब जाति आधारित होगा। सिख को सिख वोट करेगा, अब बड़े जाति को बड़े जाति वाला वोट देगा, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोद के प्रमुख वादक है। देखिए आर्ट एंड कल्चर जो है एसएससी का फेमस सेक्टर है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो जो सरोद के प्रमुख वादक है विश्वजीत राय चौधरी भी है, बुद्धसेन दास गुप्ता भी है, अमजद अली खान भी है, ये सभी सरोद के प्रमुख प्लेयर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां अभी मैंने बताया शहनाई के हैं, इसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया, है ना, ये सब आपका जो है बांसुरी का है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। पन्नालाल घोष भी बांसुरी का है ना। अमजद अली खां सरोद का है ना। पंडित रविशंकर सितार का है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में से है। देखिए सिंधु नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली और गंगा नदी प्रणाली, इंडिया में 3 मुख्य रूप से नदी प्रणाली को हमको पढ़ना रहता है खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हम बता दें कि सिंधु घाटी की जो उद्गम होता सिंधु नदी की जो उद्गम होती है ये आपका कहाँ से होता है, तो ये आपका जो है तिब्बत से होता है। तिब्बत से जो अन्य नदियां आता है जो इंडिया में फ्लो होती है ये आपका ब्रह्मपुत्रा भी है। ब्रह्मपुत्रा जो है ये भी तिब्बत से ही निकलती
है, ठीक है। सिंधु और सतलज भी निकलती है, तो ये सभी नदियों को आपको ध्यान रखना है ना। ये सभी नदियां जो है आपका तिब्बत से निकलने वाला है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलकर जो है अरुणाचल प्रदेश के पास भारत में प्रवेश करती है। यहाँ दिहांग कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि दिहांग किस नदी को कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। ये तो था एक्स्ट्रा जानकारी। तो सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदी है ये आपका क्या है, श्योक नदी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि श्योक घाटी भाई अब नदी है तो घाटी होगा। और नुब्रा घाटी, नुब्रा भी एक नदी है, ठीक है। नुब्रा घाटी ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मानस नदी जो है ये आपका ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। किसका, ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है मानस नदी। मानस जो है नेशनल पार्क भी है, असम के अंदर है, लेकिन मानस नदी भी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की और जो सहायक नदी में इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, ये आपका लोहित नदी है, सुबनसिरी नदी है ना। ये सब जो है आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। श्योक नदी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। लोहित नदी के बारे में बता ही दिया, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। रामगंगा नदी जो है ये गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी है, फर्स्ट सहायक नदी है। क्योंकि गंगा नदी की भी कहानी थोड़ी जो है ये है, थोड़ा रोचक है। गंगा नदी आप जानते हैं कि भागीरथी पहले निकलती है। क्या निकलती है, भागीरथी नदी, ठीक है। अब एक अलकनंदा नदी जब भागीरथी आगे आती है, यहाँ पे आपका एक देवप्रयाग नामक स्थान है, ठीक है। यहीं पे भागीरथी के नदी के धारा से जो है अलकनंदा नदी की धारा मिल जाती है, अलकनंदा नदी की धारा मिल जाती है। और ये जो अब धारा फ्लो हुआ देवप्रयाग में मिलने के बाद इसे ही गंगा कहते हैं। और जब ये आगे जाता है थोड़ा ही आगे, तो सबसे पहले मान लीजिए ये गंगा नदी है, तो सबसे पहले ऊपर से जो है उत्तर की तरफ से इसे रामगंगा नदी उत्तराखंड के अंदर ही मिलता है सहायक नदी के रूप में। तो रामगंगा नदी जो है सहायक नदी है आपका गंगा नदी का। रामगंगा नेशनल पार्क भी है, जिसका प्राचीन नाम जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क हुआ करता था। इसी का नाम बदल के जो है ये भारत का प्रथम नेशनल पार्क भी है। इसी का नाम अब बदल दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, बिकॉज इसी नेशनल पार्क के बीचों बीच से जो है रामगंगा नदी जो है फ्लो होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस त्योहार को फूलों का उत्सव भी कहा जाता है। देखिए फूलों का त्योहार एक अलग है, लेकिन फूलों का उत्सव कहा जाने वाला त्योहार ये अलग है। तो देखिए फूलों का उत्सव जो त्योहार है ये आपका बथुकुम्मा को कहा जाता है। बथुकुम्मा जो है देवी की पूजा होती है, फूलों को सजाती है महिलाएं, जो है फूलों को सजा के जो है देवी का रूप देती है और इसकी पूजा करती है। ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पे, तेलंगाना के अंदर मनाई जाती है बथुकुम्मा, ठीक है। तो इसे फूलों का उत्सव भी कहा जाता है। अन्य भी फूलों का त्योहार है, जैसे फुलदेई त्योहार, ये आपका उत्तराखंड में है, नाम से ही स्पष्ट है फुलदेई, तो ये भी उत्तराखंड में है। इसके बाद एक एंथुरियम है जो नॉर्थ ईस्ट का, ये भी फूलों की त्योहार है, जो मैं पहले बता रखा है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बथुकम्मा जो है इसे फूलों का उत्सव कहा जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। लाई हरोबा जो है ये आपका बथुकुम्मा के साथ साथ एक और याद रखिएगा, बोनालू उत्सव भी आपका जो है तेलंगाना में ही मनाया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लाई हरोबा जो है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ पे, त्रिपुरा में मनाया जाता है। नौखाई उत्सव जो है फसलों की जब शुरुआत कटाई होती है यानी पकने के बाद, तो ये आपका उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है नौखाई उत्सव। अब मकर संक्रांति जो है एक से अधिक स्टेट में मनाया जाता है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, इस सब में आपका मकर संक्रांति मनाया जाता है, जो अभी इसका समय हो गया है 14 जनवरी को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जिसमें तिल की लाई खाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय बंदरगाह में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। देखिए मुंबई, कोचीन, मार्मागोवा ये तीनों नेचुरल बंदरगाह है, जबकि पारादीप जो है ये आपका जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, और यही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्वी घाट का बंदरगाह कौन सा है और पश्चिमी घाट का बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखने के लिए अगर आपको डायरेक्शन जल्दी समझ में नहीं आ रही है, तो जो अरब सागर में स्थित बंदरगाह है, आप अगर एक मैप को ध्यान से देखें तो अरब सागर के किनारे जो है जो भी स्टेट है आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। ऊपर से चलेंगे, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये आपका जो है समुद्र के किनारे वाली जो स्टेट है, तो आप जज करेंगे कि जो पश्चिम और दक्षिण में है ये अरब सागर के काल में है, और जो इधर पूर्व साइड में आ जाता है ये आपका जो है बंगाल के खाड़ी को किनारे को धोता है, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब बंगाल के खाड़ी के किनारे को धोने वाली राज्य हैं। तो जो भी अरब सागर में है इसे हम पश्चिमी घाट का बंदरगाह कहते हैं। किस क्या कहते हैं,
पश्चिमी घाट का बंदरगाह कहते हैं। और जो भी आपका जो बंगाल के खाड़ी में स्थित है इसे पूर्वी तटीय बंदरगाह कहते हैं। तो यहाँ पे अगर इससे भी पूछ लिया जाए कि पारादीप किस तटीय बंदरगाह है, कैसा बंदरगाह है, तो ये पूर्वी तटीय बंदरगाह है पारादीप, जो उड़ीसा में है। अन्य जो मुंबई, कोचीन, मारवा, गोवा है, ये सब अरब सागर में स्थित होने के कारण पश्चिम तटीय बंदरगाह है, साथ साथ प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल बंदरगाह है। तो ये बात सब भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? देखिए तिरंगा को जो है कई बार शेप बदला गया समय समय पर, लेकिन सबसे पहले तिरंगा को जो राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया ये लाहौर कांग्रेस 1929 में किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। इसी में स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसकी पूछा जाता है कि भाई इसकी अध्यक्षता कौन की गई थी या स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो लाहौर कांग्रेस में किया गया था। बेलगांव कांग्रेस जो देख रहे हैं ये गांधी जी यानी महात्मा गांधी जो है एकमात्र बार कांग्रेस के जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे ये बेलगांव में किए थे और इसकी ईस्वी होती है 1924। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। दोनों बात आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस के अधिवेशन से थोड़ा सा और ले लीजिए। पहला जो 1885 में स्थापना होता है एओ ह्यूम के द्वारा, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूले जो है ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ दे तो एनी बिसेंट जो है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष हुए। अगर यहीं पर आपसे कोई पूछ ले कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू। कौन सा? सरोजनी नायडू जो है कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। खाली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट और भारतीय महिला लगा देगा तो सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान वेनेजुएला में पाया जाता है? देखिए घास के मैदान से काफी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, खास करके SSC में। तो जो वेनेजुएला में पाया जाता है आपका घास का मैदान, इसका नाम है लानोज। क्या नाम है? लानोज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं इसी चीज को जो है लानोस लिखता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। एस को कहीं कहीं जॉ पढ़ता है, जैसे हम भी पढ़ते हैं अंग्रेजी के अंदर, है ना, तो इसीलिए तो यहाँ पे लानोज जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अन्य ऑप्शन जो है प्रेरीज, ये आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर घास के मैदान को प्रेरीज नाम दिया गया है। सवाना जो है ये शुष्क घास के मैदान है, ये आपका अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे? अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। डॉन्स जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है पाया जाता है, घास का मैदान है। उसी प्रकार से बेल्ट जो है शीतोष्ण घास के मैदान है जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में 150 करोड़ की लागत से एशिया की सबसे बड़ी CNG गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया गया है? देखिए क्वेश्चन करंट सेक्शन से रहेगा SSC और रेलवे के लिए। तो देखिए एशिया का ये सबसे बड़ा CNG प्लांट होगा, तो ये आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर लगाया गया है। इंदौर जो है ये आपका इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, सबसे सफाई सबसे अधिक साफ सुथरा जो है सिटी है आपका इंडिया के अंदर, और ये कई सालों से जो है इस प्रकार का ताज अपने पास ही रखा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, किस देश में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है? देखिए चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट चर्चा का विषय है, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध छिड़ गया है। तो इसमें जो है रूस क्या किया कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, कोई भी आदमी जब युद्ध करेगा तो जल्दी से जल्दी किसी के जो है आंगन तक पहुंचने का कोशिश करेगा। तो जो सबसे लंबा और सबसे छोटा रास्ता, मुझे यहाँ पे पहुंचना है तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा कि यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि नजदीक यहाँ से चला जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो इसी प्रकार से जो चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट है, इसी ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है आपका यूक्रेन में प्रवेश करने का, इस रास्ते से, इसके बगल से। तो रूस यहीं से पास करके जो है हमला किया था। तो ये आपका यूक्रेन में है। कहां पे है? यूक्रेन में है। यूक्रेन की राजधानी याद रखिएगा कीव है। कहां पे है? कीव है, ठीक है। कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है।
तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए एनीमोमीटर जो है ये वायु की चाल मापती है। एनीमोमीटर से हम पवन का वेग मापते हैं, वायु की चाल मापते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एनीमोमीटर जो है वायु की कौन सी चाल को मानता है, कौन सी मान को मापता है, तो आरएमएस मान को मापता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है? तो एकदम मापता है भाई, अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। विद्युत धारा का साइन क्या होता है? एम्पियर में डिनोट करते हैं, इसलिए साइन क्या होता है? ए होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए साइन जो है ए होता है। टेकोमीटर से समय को मापते हैं, इसे रहने दीजिए। पैरोमीटर से उच्च ताप को मापते हैं जी, पैरोमीटर से जो है अत्यधिक उच्च ताप को मापते हैं, जैसे सूर्य का टेम्परेचर है ना, ये सब जो है पैरोमीटर से मापा जाएगा। टेम्परेचर तो आप थर्मामीटर से भी माप लेते हैं, लेकिन शरीर की टेम्परेचर बहुत कम होती है। शरीर की टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? लगभग 37 डिग्री सी, है ना, 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 310 के, इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर बहुत ही कम है, तो ये जो है आप थर्मामीटर से भी माप लेते हैं, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर मापना हो तो पैरोमीटर से मापते हैं। तो 3 ऑप्शन एकदम सटीक बैठा है, जबकि ऑप्शन सी जो है गलत आंसर है। टेकोमीटर से हम समय को नहीं मापते हुए हम जो है चाल को मापते हैं, खास करके जहाज वगैरह में जो है चाल को हम मापते हैं आपको टेकोमीटर से। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता अर्जेंटीना फाइनल मैच में किसे हराया? देखिए उपविजेता वाला जो है काफी प्रचलन में क्वेश्चन रहता है कि किसे हराकर जीता। ठीक है, तो आप फीफा 2022 जो है कहाँ हुआ था? तो ये कतर के अंदर हुआ था। ठीक है, कतर के अंदर हुआ था। आपका विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना विनर, और उपविजेता जो है रन अप कौन रहा था? तो ये आपका रहा था फ्रांस। तो ये फ्रांस को हरा के जो है विजेता बने हैं आपका अर्जेंटीना। अगला जो 2026 में फीफा होगा ये आपका कहाँ पे होगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के अंदर संयुक्त रूप से कराए जाएंगे। तो ये तीनों बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना किस अंग का काम है? देखिए आंख जो है, आंख के अंदर भी कई सारे पार्ट हैं, तो उस पार्ट में जो है जो आपका प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? जैसे आप कभी कभी एकदम से जो है अंधेरे में रहिए, एकाएक किसी ज्यादा प्रकाश वाले स्थान में आपका आंख झपकी लेके बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से कौन करता है? बैलेंस करने के लिए जो है आंख थोड़ा देर के लिए बंद हो जाता है, तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपका आयरिस करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना जो है इस पे किसी वस्तु की जो है प्रतिबिंब बनती है आंख के ऊपर। ठीक है, आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनती है? रेटिना के ऊपर। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक होती है, वास्तविक रियल इमेज बनता है, और आपका वास्तविक और उल्टा बनता है, उल्टा। ठीक है, सीधा नहीं बनता है जी, उल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा आंख पे। ठीक है, लैक्रिमल जो है इससे अश्रु यानी आंसू जो होता है इसी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट करंट अफेयर है और मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, सीजीएल में पूछा भी गया है 2022 के अंदर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके राइटर है आपके अंद्रुति भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अंद्रुति भट्टाचार्य वही लेडी है जो मतलब पास्ट में जो है एसबीआई के चीफ हुआ करती थी, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो यही वो लेडी है जिनकी ये किताब है इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ठीक है, अंद्रुति राय की कई सारे पुस्तक हैं, बीएस नेपाल के भी कई सारे हैं और सुधा मूर्ति के भी कई सारे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इकलौता पुस्तक होता तो इन लोगों सबका भी मैं बता देता। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद का उपवेद है? देखिए वेद हमारे पास 4 हैं। ऋग्वेद है आपका, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो सभी वेदों का एक एक उपवेद भी है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है इसे हम कहते हैं आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। ऋग्वेद का उपवेद को जो है आयुर्वेद कहा जाता है। यहीं पर सामवेद के जो है उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है। आपने सुना होगा जब आप महाभारत रामायण ये सब सीरियल देखते होंगे, नाग किन्नर गंधर्व असुर ये सब बोलते हैं ना, तो हम तो नहीं जानते गंधर्व क्या होता है, मतलब शाब्दिक अर्थ तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि सामवेद जो है संगीत से जुड़ा हुआ वेद है, इसीलिए जो है गंधर्व वेद इसका उपवेद है। तो हम ऐसे ही याद रख लिए हैं। ठीक है, धनुर्वेद जो है ये आपका यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद जो है आपका यजुर्वेद इसका जो है उपवेद है। और अर्थवेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसके जो पढ़ते हैं ना, जो इसके पढ़ाकू होते हैं उसके बारे में पूछते हैं कि भाई इसे क्या कहा जाता है। तो आज तक तो सिर्फ ऋग्वेद का पूछा गया है कि ऋग्वेद का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसे होत्र या होता कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूत्र है।
सबसे पुरानी वेद है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है भाई, तो मत्स्य पुराण जो है ये आपका सबसे पुराना और प्रमाणिक पुराण है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। जादू टोना की बात करेंगे तो लास्ट वाला जो वेद है अथर्व वेद, वो जादू टोना से संबंधित जो है, ठीक है। अथर्व वेद जो है जादू टोना से संबंधित है, ठीक है। गंधर्व वेद यानी साम वेद जो है ये आपका संगीत से संबंधित है। ये बात सब आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी उच्च न्यायालय में मान लीजिए किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया, बीमार हो गया, देश से बाहर चला गया या फिर अचानक मृत्यु हो गई, तो उस समय उस हाई कोर्ट का जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है। देखिए इंडिया में हाई कोर्ट होगी किसी राज्य के लिए आर्टिकल 214 कहता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट होगी आर्टिकल 124 कहता है। दोनों में 1 2 4 है, ध्यान रखेंगे याद करने के लिए। तो यहाँ पर इसमें कहा जा रहा है कि भाई जब न्यायाधीशे किसी कारणवश गायब हो जाए या कुछ हो जाए उनको, तो उस समय कार्यवाहक प्रभार में कौन रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश के प्रभार में। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। और ये पावर जो है आर्टिकल 223 देता है आपको, किसको, भारत के राष्ट्रपति को। वर्तमान में इंडिया के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कितने हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट है। सबसे लेटेस्ट वाली आपका जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। सबसे लेटेस्ट वाली कौन सा है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ कल से रोजाना जो है एसएससी जीडी का एनालिसिस जरूर फॉलो करें। जो एनालिसिस मैं करवाऊंगा, क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देना है तब तो बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आप एग्जाम नहीं भी देने वाले हैं जीडी का, बिकॉज इसमें एज लिमिट जो है बहुत कम रहता है तो सब नहीं दे पाता है, तो जीडी का अगर एग्जाम आप नहीं भी देने वाले हैं और आने वाले समय में एमटीएस, सीएचएसएल या फिर सीजीएल का मेंस देने वाले हैं, तो अब कहीं भी आपका जीके जीएस पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि अब मेंस में भी सीजीएल में भी अब जीके जीएस का रोल है। तो आपको लगातार देखते रहना चाहिए, क्योंकि एसएससी का एक नियम है कि कोई नहीं जानता कि एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। कभी एक पार्ट बहुत टफ कर देगा, दूसरा पार्ट बहुत ही लो कर देगा, ठीक है। तो आपको अंदाजा के लिए एनालिसिस जरूर फॉलो करते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल एनालिसिस वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और सभी को फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक।